देखिए कल हम लोगों ने बात करी थी, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भू संसाधन तथा कृषि। कैसा चल रहा है? भू संसाधन क्या होता है, कृषि क्या होती है, किस तरीके से इसमें पृथ्वी पर होने वाली जो संसाधन की प्रक्रियाएं हैं, खेती की उपज है वो किस तरीके से जो है हम लोग पैदा करते हैं और किन क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्रों से जो है प्रभावित होती है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। आज लोग भू संसाधन तथा कृषि के अंतर्गत ही भारत में उपयोग परिवर्तन के संबंध में, इसके अलावा जितने भी क्षेत्र हैं उनके बारे में, भू उपयोग संवर्ग जो वृद्धि दर है उसके बारे में, काया संपत्ति संसाधन है, निजी संपत्ति संसाधन है, भू संपत्ति संसाधन है, भारत में कृषि का भू उपयोग है और इसके अलावा कृषि निकाले का सूत्र है, भारत में सब ऋतु है, इसके संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं हम लोगों को बता दूं एक बात, सुनिए, जो छात्राएं बीच बीच में पढ़ने नहीं आती है, विशेषकर मैं उनको जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। नुकसान क्या होगा कि कल जो टॉपिक चल रहा था, कल की शुरुआती जो चीजें हैं वो आप लोगों ने नहीं पढ़ी और बाद में आप लोग बीच पाठ में अध्याय में बीच में आते हैं तो वो आप लोगों की समझ में प्रॉपर्ली नहीं आएगा, तो आप लोग रेगुलरिटी जरूर बनाएं। दूसरी बात, जो छात्राएं अपने आप को दबाव महसूस कर रही हैं कि हमें जो है एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेनी है, तो आप लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। मेरे से और भी क्लासों के बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें एक्स्ट्रा क्लास दे दीजिए, है ना। तो मेरा तो क्या है कि जब से मैंने होश संभाला है, जब से शिक्षक की जिम्मेदारी संभाली है, तब से मैंने तो हर साल ये एक्स्ट्रा क्लास दी है। तो ये मेरा कोई ये नहीं है बच्चों को जबरदस्ती करके जो है मैं शिक्षा देना चाहूँ। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो बच्चे क्लास में कुछ चीजें नहीं पूछ पाते हैं, कहीं इधर उधर चले जाते हैं, उन बच्चों को प्रॉपर्ली शिक्षा मिल सके। और कई बार क्या है कि अब जैसे जिला समान परीक्षा का काम चल रहा है, नामांकन इकट्ठा करने का, तो आप लोगों के लिए प्रॉपर्ली क्लास नहीं हो पाती है, मानता हूँ चीज को क्लास में नहीं आ पाते तो हमारा कोर्स भी बढ़ नहीं करेगा। तो इस चीज को आप समझिए, आप यदि 15-20 मिनट पहले स्कूल में आ जाते हैं वो है, जैसे मान लीजिए अगर मैं क्लास की लूंगा आप लोग 9:30 बजे आओगे, तो अब आप लोग 9 बजे जाते हो, 9 से 10 पढ़ लेते हैं, 10 बजे प्रेयर में चले जाते हो, कहाँ दिक्कत आने वाली है बताइए? कोई दिक्कत तो है? किसी को दिक्कत है? तो आप लोग पढ़ाई करें, बड़े आनंद के साथ करें। बर्डन, मैंने कल कहा था लर्निंग विदाउट बर्डन, सीखना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है। हम लोग यहाँ पे भूल नहीं रहे, हम यहाँ के कुछ सीख रहे हैं। आप ये धारणा मन के अंदर बनाएं, जब तक ये धारणा आपके मन के अंदर नहीं बनेगी तब तक आप लोगों के अंदर जो तारतम्यता है वो स्थापित नहीं होगी। चले आगे देखिए, सबसे पहले भारत में भू उपयोग परिवर्तन। हमारे भारत में भू माने पृथ्वी, धरती, भूमि, इसका जो उपयोग है उसमें परिवर्तन होने लगा है। हमारे देश में, हमारे देश की जो अधिकांश जनसंख्या है वह कृषि पर आश्रित है और भारत में जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा जाता। हाँ, अब भी कहते हैं क्योंकि मानसून आएंगे तो ही बरसात होगी। मानसून क्या है? मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ये जो मानसून वर्ड है, मानसून, ये मानसून है, अरबी भाषा का वर्ड है। ये कौन सी भाषा का? इसका अर्थ होता है मौसम के अनुसार चलने वाली पवनें या मौसम के अनुसार चलने वाली दिशाएं। जैसे लोग 4 दिशाओं की बात करते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जैसे मानसून आते हैं इनको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो है बरसात ज्यादा होती है। बरसात का जब समय आता है सबसे ज्यादा वर्षा होती है ना। तो हम लोग इस चीज को समझे कि हमारे देश में जब अधिकांश लोग कृषि प्रधान हैं, कृषि पर आश्रित हैं,
धीरे धीरे मैं ये चीज मानता हूँ कि प्राथमिक क्रियाओं से तृतीय क्रियाओं में भागीदारी बढ़ रही है। 2001 की तुलना में 2011 में काफी परिवर्तन आ गया। तो धीरे धीरे जो भू उपयोग है भारत में उसमें क्या होने लगा है, परिवर्तन होने लगा है। जहाँ पर खेतीबाड़ी होती थी पहले, आज वहाँ कल कारखाने विकसित हो रहे हैं। जहाँ पर बड़े बड़े बाग हुआ करते थे, आज वहाँ पर फैक्ट्रियां खुल गई। तो कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन हुए हैं ये कहलाते हैं भू उपयोग। पृथ्वी का जो उपयोग है, भूमि का जो उपयोग है, उसमें क्या होने लगे हैं, परिवर्तन होने लगे। एक बात आती है HYPP, हाई यील्ड वैरायटी प्रोडक्ट। उत्तम गुणवत्ता वाले जो बीज हैं उन बीजों के द्वारा जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था 1966 में। तो उस समय हरित क्रांति के आने से फसलों के उत्पादन में वृद्धि तो होगी, लेकिन हम लोगों के लिए जो हमारी जैविक खेती थी उस जैविक खेती को चौपट कर दिया गया। आज हम लोग नए जैविक खेती पर ध्यान दे रहे हैं। देसी भैंस, बकरी, गाय, इनका गोबर हो, गोबर खाद के रूप में जो है खेतों में डाला जाए, फिर उसके द्वारा जो है लोग जैविक खेती करें। जैविक खेती में मतलब थोड़ा सा प्रोडक्शन कम होता है, उत्पादन कम होता है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होती, क्योंकि हम लोग कीटनाशकों का छिड़काव करते हैं, नई नई सीड्स आती हैं, लेकिन कीटनाशक दवाओं के द्वारा वो जो खरपतवार है उनको नष्ट करने के लिए, मारने के लिए या अधिक उत्पादन करने के लिए हम कई प्रकार के जो यूरिया है उनका छिड़काव करते हैं। तो निश्चित रूप से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानि पहुंचाते हैं, है ना। तो भारत में भूमियों का पैटर्न समझ गए। वन, जहां पर भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आपको बता सकते हैं। देखिए, वन है वर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन, सुरक्षित वन, संरक्षित वन, है ना। और वैसे एक बच्ची कही थी सब सदाबहार होते हैं। हाँ, इन्हीं में से होते हैं जो वन सदा हरे भरे रहते हैं, हम सदाबहार वन कहते हैं। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, ऐसी भूमि जो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरियाज में लगी हो, कल कारखाने खुल गए हो, फैक्ट्री खुल गई हो, इस तरीके से, ठीक है। बंजर और गैर भूमि, बंजर और गैर भूमि क्या कौन सी भूमि होती है? ऐसी भूमि जिस पर कृषि वगैरह नहीं किया, तो ऐसे ही उसके पर की छूट दिया जाता है, उसके हाल पर उसको छोड़ दिया जाता है। मैंने कहा तो कहा था ना कि जब कोई परेशान हो जाता है तो क्या कहता है, भगवान के लिए मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए, है ना। ये अकेला स्थायी चारागाह में कई चारागाह ऐसे जो स्थायी है। दो प्रकार के चारागाह होते हैं, स्थायी चारागाह और अस्थायी चारागाह। हम लोग बात कर रहे हैं चारागाह की स्थायी। ये चारागाह पशुओं के चरने के लिए ही अलॉट किए गए हैं, इनमें और कुछ नहीं होगा, तो ये है स्थायी चारागाह। फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, जो फसल और वृक्षों के अधीन क्षेत्र हैं वो क्षेत्र में आते हैं। भू उपयोग जो है वो बताना चाहते हैं, भू उपयोग जो है वो अलग अलग कैसे हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहे हैं। फसल वृक्षों के अधीन क्षेत्र, है ना, कृषि योग्य गैर भूमि, कृषि योग्य गैर भूमि मतलब बेकार भूमि है, लेकिन इसमें उसको अच्छा बना करके उस भूमि को फसल योग्य बना करके फिर उसको भूमि किया है, कृषि योग्य उसको बनाया जा रहा है भूमि को। जैसे मान लीजिए कोई भूमि उपजाऊ नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, दूर दूर से 50-60 ट्रॉली, 80 ट्रॉली, 90 ट्रॉली, जितनी आवश्यकता है उतनी ट्रॉली ला के उसके ऊपर इतनी मोटी परत है, बढ़िया छाटी वाटी लगा के और उसके कर देते हैं, फिर खाद डालते हैं और उसी में जो है खेती बाड़ी करते हैं, फिर द्वारा वो जो है पैदा होने लग जाती है उस खेती में, है ना। मेरे देश की धरती सोना बोले ये है ना, गाना भी जैसा है कि जैसा यही वाली बात है। वर्तमान पृथ्वी के अतिरिक्त प्रति भूमि, जो वर्तमान में प्रति भूमि है उसे उसके हाथ में छोड़ दिया गया है, उसके अतिरिक्त भी प्रति भूमि है जो 1 साल से अधिक और 5 साल से कम के रूप में जो है दी जाती है। वर्तमान प्रति भूमि और निवल हो जाएगा चित्र, निवल हो जाएगा चित्र क्या होता है,
जिसमें फसलें उगाई जाती हैं और फसलें खाती हैं वो क्या कहलाता है। और वर्तमान प्रतिनिधि क्या होती है, मैंने बताया था इसके बारे में, बताइए। 1 वर्ष से कम या 1 वर्ष से एक वर्ष से कम की जो भूमि है वो क्या कहलाती है। इसमें समय या तो 1 साल के करीब हुआ या फिर 1 से कम हुआ, है ना, कम ही होगा, मतलब 1 से कम होगा, कुल मिलाकर के बात ये है 1 से कम वाली, जैसे 2 महीने 6 महीने 7 महीने, ये वर्तमान निबल वगैरह चित्र हो गया। अब भू उपयोग संवर्ग प्रतिशत क्या होती है, भू उपयोग यानी भूमि के उपयोग का जो संवर्ग है उसकी प्रतिशत निकालने का सूत्र क्या है। तो देखो 2 चीजें, एक तो आधार वर्ष है, एक वर्तमान वर्ष है। अब मेरी आयु है वो ज्यादा है, जब मेरा आधार होगा, जब मैं बना होऊंगा वो मेरी आयु अलग थी। तो आधार वर्ष जो होता है वो क्या होता है, वो वर्तमान वर्ष हमेशा कैसे होता है, बड़ा होता है। देखो वर्तमान बड़ा है, आधार छोटा है, यहाँ में वर्ष नहीं लिखा है, अगर आप लोग खोज में वर्ष नहीं लिखते ये तो निबल हो जाएगा क्षेत्र वर्तमान वर्ष में, निबल हो जाएगा क्षेत्र माइनस कर दिया डिफरेंस बिटवीन, निबल हो जाएगा क्षेत्र वर्तमान और निबल हो जाएगा क्षेत्र प्रेजेंट और बेस, ये जो है इन दोनों का डिफरेंस कर दिया। और आधार का हमेशा क्या लगता है, भाग, तो निबल हो जाएगा क्षेत्र कौन सा, आधार, इनटू कितना आएगा 100 इनटू क्या लेंगे कितना टाइम लगाया हमारे लिए, मतलब क्या द्वारा देखें निबल हो जाएगा क्षेत्र, बोलिए निबल हो जाएगा क्षेत्र और निबल हो जाएगा क्षेत्र। आप लोग बोलेंगे सर पागल हो गए, 3 बार कहवा रहे हैं। देखिए निबल हो जाएगा क्षेत्र माइनस निबल हो जाएगा बटे निबल हो जाएगा इनटू, समझ गए, ये सूत्र होता है किसका, अगर क्वेश्चन आता है कि भू उपयोग संवर्ग के बारे में या आज में भू उपयोग प्रवर्तन के बारे में विस्तार से समझाइए, तो आप लोग आराम से इसको प्रकाशित करके इसके क्षेत्र बताते हुए सूत्र बताते हुए बड़े आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। साझा संपत्ति संसाधन, देखो एक तो होता है सरकारी, एक होता है सहकारी, एक होता है निजी। निजी में अपना का स्वामित्व होता है, सह माने साथ में, कारी माने सरकार के साथ मिलकर के काम करते हैं। कुछ पूंजी सरकार की लगी रहती है, कुछ निजी वाले के लिए, हो सकता है ब्रिटानिया की 50 हो, जरूरी नहीं है 40-60 का रेशो हो सकता है, 45-55 का रेशो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये चीज तो वो सहकारी है। और सरकारी का मतलब पूरी जिसका सत्ता अधिकार होता है, सार्वजनिक है तो क्या कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सार्वजनिक अस्पताल होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जेब में जो गुरु गुटका निकाली डाली जगह चली जाती है। अगर निजी में ऐसा करेगा क्या, नहीं करेगा, अपने घर में ऐसा करेगा क्या, नहीं करेगा, तो फिर हॉस्पिटल में क्यों कर रहे हैं, गलत बात है। तो ऐसे लोगों को भी हमें अवेयर करने की आवश्यकता है कि हमें सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। कोई बल्ब लगा हुआ है, अच्छा खासा ट्यूबलाइट लगी हुई है, और लड़का आया, लड़के ने उठाया पत्थर और मार दिया, अगर कोई बच्चा मना कर रहा है ये तो सही नहीं किया, तो वो क्या कहेगा, तेरे बाप का है, सरकार का है, तेरे बाप का है, ये आवाज निकलती है। तो क्या ये आवाज सही है, ये आवाज गलत है। ऐसी आवाज को हमें जनजागरूकता के द्वारा दूर कर सकते हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान होने से हमें बचाना है, इट इज आवर मोरल ड्यूटी, ये हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अगर हम विद्यार्थी लोग, हमारा जैसे अब इस कमरे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जब हम लोग छुट्टी हो गई, क्या पता प्योन आए नहीं आए, मौजूद हो न हो, हम लोग अपने जिस कमरे में
साझा संपत्ति संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, लेकिन वो साझा संपत्ति के रूप में होते हैं, मिलीजुली संपत्ति के रूप में होते हैं, जिसमें निजी संपत्ति और साझा संपत्ति संसाधन दोनों प्रकार के संसाधन शामिल होते हैं। संसाधन के बारे में जिम्मरमैन को ले लो, जेम्स सर को ले लो, समाज विज्ञान कोर्स को ले लो, सभी का मानना यह है कि जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है वो संसाधन है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि बेटा मेरे हाथ में बेलन दे दो, बेलन क्या बेलन से माशा बना पाएगा इसमें? नहीं। तो बेलन मेरे लिए संसाधन नहीं है, बेलन एक गृहिणी के लिए संसाधन है, बेलन एक गृहिणी के लिए संसाधन है। एक मास्टर के लिए एक कलम जो होती है, इसमें चौक फंस गया, उंगलियों में एलर्जी हो जाती है, तो डस्ट फ्री है, ये आराम से जो है लिख सकते हैं। आप लोगों के लिए भी बार-बार तो मैं यूं करूंगा तो वो निकलेगा ना धुआं सा, वो भी उससे बच जाएंगे आप लोग, वो भी नहीं होगा, कपड़े भी मास्टर के खराब नहीं होंगे, समझ में आएगा? बहुत फायदा है। नहीं तो फिर अगर कपड़े खराब हो गए तो घरवाली को कहेगी 2 दिन चला रहे हो कपड़ों को, है ना? तो लड़ाई हो जाएगा, हाँ भाई। अब देखिए अगला पॉइंट है भारत में कृषि भूउपयोग। भारत में क्या हर जगह देख लीजिए आप लोग, लेकिन हम लोग भारत के हैं, भारत में हमारे जो संसाधन है, भू संसाधन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो भारत में कृषि भूउपयोग क्या है? कई सारे उपयोग हैं कृषि के। कहानी बताइए, एक आध उपयोग बता, क्या क्या उपयोग है? जैसे भूमि के क्या क्या उपयोग है? भूमि खेती पड़ी है मान लीजिए, तो उसके क्या क्या उपयोग है? कृषि कर सकते हैं और पशुपालन भी कर सकते हैं, पाड़ा वगैरह बना करके, और क्या कर सकते हैं? चारागाह विकसित कर सकते हैं, वनारोपण कर सकते हैं, वन लगा सकते हैं, सारे वृक्षारोपण कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर सकते हैं, उद्योग धंधे विकसित कर सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, बहुत सारे हैं। और सबसे बढ़िया चीज तो बच्चों की भूल गए आप लोग, खेल उद्यान, खेल के लिए जो है विकास कर सकते हैं, खेल मैदान, है ना? तो बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। कृषि गहनता का सूत्र क्या है? कृषि गहनता का सूत्र बड़ा बढ़िया है, सकल हो जाएगा क्षेत्र, आराम से जो है कृषि गहनता निकाल देंगे। अगर मान लीजिए आप लोगों के लिए सकल हो जाएगा, क्षेत्र दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा होगा कोई भी, जैसे राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है? तो ऐसे ही कोई क्षेत्रफल दे रखा होगा आपके लिए, वो क्षेत्रफल ऊपर आ जाएगा, लेवल हो जाएगा, क्षेत्र नीचे आ जाएगा, और 100 का क्या कर देंगे? और परसेंटेज तो लग जाएगा, क्योंकि वो है 100 का गुना होता है, वहां परसेंटेज जरूर लगता है। क्या लगता है? प्रतिशत लगता है, बराबर। अब है भारत में फसल ऋतु में, भारत में मैंने आप लोगों को बताया था फसल ऋतु में रबी की फसल। अब मैं एक बच्ची को प्रोग्राम का जवाब इधर देखो, अब आप बताओ, मैं बोलूंगा आप लोग जगह नाम बोलना है, रबी को ध्यान तीनों को, ठीक है? गेहूं, बाजरा, खरीद की, और तरबूज, चाय, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ताली इसके लिए। आप आए हो इधर, जल्दी आओ लोगे। हाँ इधर देखो, चना रबी की कैसी गई है इसमें? सही गई है ना? और मकड़ी गाय की, आराम से अभी तो कहना हूँ कि पढ़ने आया ठीक पढ़ेगी तो मियां का जो चलिए पढ़िए, तो समझ गए ना? कैसे हम फसलों के बारे में भी आसानी के साथ में कौन कौन सी फसलें खरीदती हैं। जैसे मक्का के बारे में कहा मैंने, मक्का कैसी फसल है? बताइए, खरीद की, हमारे यहाँ तो खरीद नहीं होती है। अच्छा, सरसों कैसी है? सरसों रबी की है ना? और जो
हर आदमी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे गाँव में कहते हैं राय, है ना, लेकिन मेरे हर आदमी और कई प्रकार की दालें तो ज्यादातर इसमें पैदा होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा मटर रबी, मटर क्या है, चना मटर, ये चलते हैं जो कहते हैं है ना, हाँ होते हैं पास पास चना मटर, तो ये पास फंक्शन पैदा होती है। कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें। तो हम फसलों के बारे में कल गहनता से अध्ययन करेंगे और अब हम चलेंगे